गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग सही होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आर के लक्ष्मण ने इस स्टोरी को लिखा है। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज हम इस स्टोरी को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। स्टोरी में जो हमने अब तक पढ़ा था कि ये जो स्टोरी है गणेश को महेंद्र नाम के एक युवक ने सुनाई थी, ठीक है ना। तो ये क्या था कि वहाँ पर जो है इस स्टोरी में होता क्या है कि जो महेंद्र है वो एक कंपनी के अंदर एज ए जूनियर सुपरवाइज़र काम करता है। ये हमने पढ़ा था। बैचलर है, उसकी नीड कम है, इसलिए कहीं पर भी उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ट्रांसफ़र होता है तो उसके साथ साथ में उसका एक कुक है, रसोइया है जो है ईश्वरन, वो उसके साथ में हर कहीं पे भी चला जाता है क्योंकि वो अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है उन लोगों के बीच में। एज ए फ्रेंड भी होते हैं और एज ए उसका काम भी कर देता है। महेंद्र जब कहीं अपनी ऑफिस जाता है काम करने के लिए तो उसको टिफ़िन बना के देता है, उसके बहुत से डोमेस्टिक वर्क कर देता है। जब महेंद्र अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है तो पीछे से जो है ईश्वरन क्या है कि मतलब कि घर का काम कर देता है, सब्जी वगैरह बना देता है, नहाता है, प्रार्थना गुनगुनाता है और दोपहर के भोजन करने के बाद में वो थोड़ी देर सोता है। लेकिन सोने से पहले वो क्या करता है कि थोड़ी स्टोरी रीड करता है। स्टोरी भी क्या है कि तमिल जो होती है घटनाएं उनसे रिलेटेड होती है। तो अब क्या करता है कि जब कभी भी वो क्या है कि उसको स्टोरी सुनाने की उसमें कला होती है, ये कला भी है। बहुत सी क्वालिटीज़ ईश्वरन की हमने पढ़ी थी, जिसमें से एक क्वालिटी ये भी थी कि ईश्वरन क्या था कि अच्छा खाना तो बनाता था, लेकिन साथ साथ में कोई एक ऐसा बंजर स्थान होता ना जहाँ पर वो क्या है कि कई से कई वैरायटी की सब्जी उगा देता था और क्विकली वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा खाना बना देता था। ये हमने पढ़ा था। स्टोरी सुनाने का जो उसका गेस्चर था वो भी काफ़ी अच्छा था, यानी कि स्टोरी जब कभी भी वो रिलेट करता था, नरेट करता था तो ऐसे लगता था कि वो स्टोरी जो है वो सामने ही घटित हो रही हो। अपने जो एक बार क्या होता है कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र को क्या है कि एक स्टोरी सुना रहा होता है कि जहाँ कहीं पर भी वो रहता था वो स्थान लकड़ी की इमारती लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर जो क्या है कि लकड़ियों के एक समृद्ध जंगल था और लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा ट्रकों पर लादे जाते थे, जो कि बड़ी बड़ी विशाल होते थे हाथी उस समय। तो ये हमने वहाँ पर पढ़ा था और ये भी ईश्वरन ने हमको ये बताया था कि हाथी जब अनकंट्रोलेबल हो जाते थे तो बड़े से बड़े एक्सपर्ट से एक्सपर्ट महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में जो ईश्वरन है अपनी हाथियों से रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। अब हाथियों से रिलेटेड जो कोई भी वो स्टोरी ईश्वरन सुना रहा है अब वो जो है उसकी स्वयं की घटना है, खुद के साथ में घटित हुई होगी। थोड़ा मतलब कि उसने थोड़ा कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर दिया। ये तो हमको पता है कि जो ईश्वरन है वो सुनाता है स्टोरी तो बड़ी ही अलग वे में सुनाता है। छोटी से छोटी एनेक्डोट भी होती है तो उसको इस वे में सुनाता है कि सामने वाले को हाँ बस ऐसा फील हो जाए कि ये तो सब कुछ साथ में हुआ है इसके साथ में, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। आज हम इस स्टोरी को उसी पॉइंट से थोड़ा आगे करते हैं जहाँ पर मैंने इस स्टोरी को छोड़ा था। बच्चों इस स्टोरी को आर के लक्ष्मण ने लिखा है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस स्टोरी को देखो हमने यहाँ छोड़ा था, मुझे याद है। मैं मार्क कर देती हूँ और जो कोई टिपिकल वर्ड आएगा मैं उसको मार्क करूँगी, ओरल बोलूँगी। आप लोग अपने जो कॉपी और जो नोटबुक है वो साथ में लेके बैठे होंगे शायद, तो आप उसको क्या है कि नोट कर लेना और जो टिपिकल वर्ड आएंगे उसके सिनोनिम्स आएंगे वो भी मैं बोलूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ। तो मैं स्टार्ट करूँ। ये पॉइंट पे मैंने मार्क कर दिया है कि वन डे ए टस्कर escaped फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो हाफ एंड हाफ करके इसका मैं अर्थ करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ। फर्स्ट लाइन जो मैंने रीड की है इस पैराग्राफ की, इसके अंदर जो टस्कर वर्ड है TUSKER, टस्कर वर्ड का मतलब होता है कि नर हाथी जो होता है बड़ा सा हाथी, उसके लिए वर्ड बोला जाता है। जस्ट आगे देखो इसके, देखो ये टस्कर को मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ। जो नर हाथी होता है ना उसके लिए वर्ड बोला जाता है। स्केप्ड का मतलब होता है ESCAPED, स्केप्ड का मतलब होता है बच निकलना। टिम्बर यार्ड वही लकड़ियों वाला जो प्रांगण है वो। यार्ड का मतलब ऐसे आंगन से होता है, यार्ड का मतलब किससे होता है, आंगन से, ठीक है ना। हमेशा की तरह मेरी हिंदी की हैंडराइट अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है ना, वैसे तो काफ़ी अच्छा लिख लेती हूँ मैं भी। तो यहाँ पर यार्ड का मतलब क्या है, आंगन, और टिम्बर का मतलब लकड़ी से होता है। एंड बिगिन टू रूम अबाउट, इधर उधर मतलब कि दौड़ा, ठीक है ना। स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, टीयरिंग ऑफ वाइल्ड क्रीपर, टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना, वाइल्ड क्रीपर यानी कि जंगली बेल, वाइल्ड क्रीपर का मतलब क्या, जंगली बेल, ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। तो ये हो गया। इसमें कोई टिपिकल वर्ड इतने नजर नहीं आए हैं, मैं इसका अर्थ ही कर रही हूँ डायरेक्ट, आप लोग देख लो कि वन डे ए टस्कर escaped फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू roam about। एक दिन जो है कि क्या होता है कि एक नर हाथी जो था वो लकड़ियों के आंगन से, लकड़ियों के प्रांगण और इधर उधर झाड़ियों को रोनता हुआ, जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ और टहनियों को मन मर्जी से तोड़ता हुआ घूमने लग गया। ये इस पूरी लाइन का अर्थ है। तो यहाँ पर देखो स्टम्पिंग ऑन बुशेस जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि जो झाड़ियों को रोन देना,
ये जो वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टम्पिंग ऑन बुशेस यानी कि झाड़ियों को रौंद देना, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स यानी कि जंगली बेलों को उखाड़ देना या फाड़ देना, जंगली बेलों को उखाड़ कर मतलब कि फेंक देना, ठीक है ना। अब मैं इस पूरी लाइन का अर्थ कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। एक दिन क्या होता है कि एक नर हाथी जो था वो एक लकड़ियों के प्रांगण से बच निकला और इधर उधर झाड़ियों को रौंदता, जंगली बेलों को उखाड़ता और टहनियों को मन मर्जी से तोड़ता हुआ वो घूमने लग गया, ठीक है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गॉट मैड। ईश्वरन बोला अचानक से, आप जानते हैं श्रीमान, जब कोई हाथी जो है वो पागल हो जाता है तो वो किस प्रकार का बिहेव करता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गॉट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प्ड अबाउट स्टम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ मैड एलिफेंट। यहाँ पर जो वर्ड है यहाँ पर क्या दे रखा है कि अब ईश्वरन वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया है बेचारा, यानी कि अपनी ही कहानी को क्या है वो सुना रहा है तो उसको ओवर एक्साइटेड हो गया। अब ईश्वरन के बारे में क्या बता रहा है वो कि ईश्वरन जो है कि जब कहानी सुनाते सुनाते इतना ज़्यादा उत्तेजित होकर मतलब कि हो जाता था कि वो पागल हाथी की नक्ल करने लगता था और पागल हाथी की जैसे ही वो फर्श पर उछल कूद करने लग जाता था। आई बात ध्यान में, उसमें ये भाव तो था ही ना कहानी सुनाने का, तो पागल हाथी की स्टोरी सुना रहा है तो सुनाते सुनाते वो इतना ओवर एक्साइटेड हो गया है कि हाथी की जैसे ही वो फर्श के ऊपर उछल कूद करने लग गया और हाथी को ही वो क्या इम्यूलेट करने लग गया है। इम्यूलेट वर्ड जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है इसका मतलब होता है नकल करना, इमिटेट करना, ठीक है ना। आप लोग लिख लेना इसका वर्ड, स्पेलिंग बोल देती हूँ इम्यूलेशन, ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग लिख लो। इम्यूलेशन का मतलब होता है कि इमिटेट करना या फिर नकल करना। ऑलराइट, नाउ मूव अहेड। यहाँ पर है कि द एलिफेंट रिच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है कि बाहरी सीमा। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी सीमा, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग देख रहे हो शायद, है ना, आपको पता चल जाएगा। आउटस्कर्ट्स का मतलब है बाहरी सीमा, टाउन यानी कि वही कस्बा। द एलिफेंट रिच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। एक वो हाथी जो था हमारी जो कस्बे की जो सीमा है उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया था। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स ही वुड कंटिन्यू। मतलब कि वो इस तरीके से उनको तोड़ता हुआ मतलब कि चार दीवार जो थी उस टाउन की, जो आउटस्कर्ट्स थी, सीमा थी, उस चारदीवारी को ऐसे तोड़ रहा था जैसे कोई माचिस की तीलियाँ हो। बड़ा सा एलिफेंट होगा, उसके सामने अगर छोटी छोटी लकड़ियाँ भी होगी तो वो उसके सामने माचिस का ही काम करेगी ना। तो वही चीज़ थी उस हाथी के साथ में कि वो हाथी जो था उस टाउन की जो है बाहरी सीमा पर वो क्या है कि जो लकड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी उनको ऐसे तोड़कर बाहर निकला जैसे कि वो माचिस की तीलियों को तोड़ते हुए निकल रहा था, ठीक है। ही वुड कंटिन्यू, वो फिर जारी रखता है अपनी स्टोरी। इट कैम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मड पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मड पॉट्स मीन्स व्हाट, मिट्टी के बर्तन। और स्टॉल्स का मतलब यहाँ पर छोटी छोटी जो शॉप्स होती है ना, दुकानें, उसके लिए बोला जाता है। SMASHED, स्मैश्ड का मतलब होता है कि पूरी तरीके से कुचल देना, नष्ट कर देना, ठीक है। मेन रोड का मतलब होता है मुख्य सड़क। क्लॉथ्स का मतलब क्लोथिंग की शॉप। अब क्या है कि ही वुड कंटिन्यू, वो जारी रखता है अपनी स्टोरी। फिर क्या होता है उस स्टोरी में कि इट केम इनटू द मेन रोड, वो फिर मुख्य सड़क पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। उसने फिर जो है उस मतलब कि मेन रोड पर जितनी भी जो दुकानें लगी हुई थी, स्टॉल्स लगी हुई थी फूलों की, मिट्टी के बर्तनों की और कपड़ों की, वो सारी की सारी दुकानों को उसने नष्ट कर डाला था। पीपल रन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक। पैनिक का मतलब होता है भयानक, मतलब कि एक तरीके से क्या होता है पैनिक, मतलब कि होता है ना घबरा जाना बुरी तरीके से, उसके लिए बोला जाता है हेल्टर एंड स्केल्टर का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है ना। तो पीपल रन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक, लोग बाग जो थे वो भय के कारण इधर उधर भागने लग गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू आउट द ब्रिक वॉल। ब्रिक का मतलब देखो पहली स्टोरी में भी आया था, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, आप लोग जानते हो शायद का मतलब। ब्रिक का मतलब हो गया ईंट, तो इसका देखो अर्थ ही देख लेते हैं सीधा कि द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू आउट द ब्रिक वॉल। अब हाथी जो था कि जो वहाँ की जो दीवार थी, ईंटों वाली जो दीवार थी, उसको तोड़ता हुआ हाथी जो था स्कूल के एक मैदान में जहाँ पहुँचा जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पर वो पहुँच गया था। All the boys ran into the classroom and shut the doors tight. सारे के सारे बच्चे अपने क्लासरूम में भाग गए और उन्होंने अपने दरवाजों को बड़े ही कस कर बंद कर लिया था। The beast grunted and wandered about.
देखो बच्चों, बीस्ट जो वर्ड है वो हाथी के लिए लिया गया है, नर हाथी के लिए। आप लोग जान लेना, बीस्ट का मतलब वैसे विशालकाय जानवर से होता है, बट यहाँ पर विशालकाय जानवर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एलिफेंट के बारे में ना। तो यहाँ पर टस्कर से होगा। टस्कर मीन्स व्हाट? नर हाथी, एलिफेंट। समझ जाओ अब इस चीज़ को। द बीस्ट ग्रॉन्टेड। अब देखो बच्चों, ग्रंटेड का मतलब होता है कि जो चिंगाड़ना, हाथियों की चिंगाड़ने की जो साउंड होती है ना, उसके लिए बोला जाता है। फुटबॉल गोल पोस्ट का मतलब कि जो फुटबॉल के जो नेट लगी हुई रहती है ना, जो ग्राउंड होता है वहाँ पर गोल पोस्ट होता है ना, वो वाले खंबा। गोल पोस्ट का मतलब फुटबॉल की जो ग्राउंड होता है वहाँ पर जो खंबा लगा होता है उसके लिए है। द बीस्ट ग्राउंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लटरिंग द ड्रम, केप्ट वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। देखो बच्चों, यहाँ पर श्रब्स जो वर्ड है, एंड वर्ड जो मैंने पढ़ा है SHRUBS, श्रब्स का मतलब यहाँ पर झाड़ियों से होगा। हल्की हल्की जो झाड़ी होती है ना, वीड्स जिनको हम बोलते हैं, खरपतवार, जो मतलब ये खाली जगह होती है तो ऐसे उग जाती है। श्रब्स का मतलब उन्हीं झाड़ियों से होगा। वॉलीबॉल नेट तुम जानते ही हो, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। टीयरिंग यानी कि वही फाड़ना, ठीक है ना। तो अब देखो अर्थ कर देती हूँ मैं इसका, ठीक है ना। पहले लाइन रीड कर देती हूँ एंड देन मैं इसका ट्रांसलेशन कर देती हूँ। द बीस्ट ग्राउंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, pulling out the volleyball goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs। वो जो हाथी था अब वो बहुत ज़्यादा चिंगाड़ता है और इधर उधर भागने लग गया, और इधर उधर चिंगाड़ते हुए भागकर उसने क्या किया कि उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट के खंभे उखाड़ दिए, फुटबॉल के गोल के खंभे उखाड़ दिए, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ डाला, और पानी का जो ड्रम वहाँ पर भरकर रखा हुआ था उसको ठोकर मारकर उसने क्या कर दिया? फ्लैट कर दिया था। फ्लैटिंग का मतलब चपटा कर दिया था, और जितनी भी जो वहाँ पर झाड़ियाँ थी सबको उखाड़ कर उसने फेंक दिया था। Now, next. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. अब क्या होता है कि ये सारा सिनेरियो जब हो रहा था, मीनवाइल का मतलब था इसी दौरान, उसी क्षण या फिर इसी दौरान, इसका प्रॉपर मीनिंग निकलता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरिस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। टेरिस का मतलब छत, टेरिस का मतलब हो गया छत, ठीक है ना। इसी दौरान सारे के सारे जो टीचर्स थे वो स्कूल की बिल्डिंग की जो छत थी वहाँ पर चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। अब वहाँ पर जो है वो टेरिस पर तो खड़े हो गए थे, वो वहाँ से वो क्या है कि मतलब कि बड़े ही असहाय तरीके से क्या है कि वो सारा का सारा जो विनाश का दृश्य देख रहे थे। डिप्रेडेशन का मतलब होता है विनाश का सिनेरियो, जो मतलब कि वो जो हाथी विनाश कर रहा था ना, तो उसको बोला जाता है विनाश का दृश्य। डिप्रेडेशन मीन्स, ठीक है ना। तो मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरिस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। सारे के सारे टीचर्स इसी दौरान जो है स्कूल की बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से वो हाथी का जो मतलब विनाश का दृश्य था बड़े ही असहाय तरीके से देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। वहाँ पर कोई एक भी आदमी उस ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहा था। बच्चों को विनाश का दृश्य होगा तो कोई वहाँ पर नजर आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं नजर आएगा, सबको अपनी जान की पड़ी होती है। तो ये सारा कुछ सीने हो रहा था तो वहाँ पर एक सिंगल बंदा भी उनको उस ग्राउंड में नजर नहीं आया। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. Students, inhabitants वर्ड का मतलब होता है कि जो निवासी होते हैं, नगर निवासी जो होते हैं ना, टाउन निवासी, सिटी निवासी, नगर निवासी जो भी होते हैं, उन इनहेबिटेंट्स का मतलब था निवासियों से। द स्ट्रीट मतलब कि गलियाँ, ठीक है ना। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। सारी की सारी गलियाँ जो थी उस टाउन की वो इतनी ज़्यादा सुनसान हो गई थी, ऐसा लग रहा था वहाँ पर तो कोई निवासी, वहाँ के जो निवासी है वो अचानक से वहाँ पर कहीं से और शिफ्ट हो गए, वहाँ से वो गायब हो गए थे, क्योंकि सारी की सारी सड़कें वहाँ पर खाली नज़र आ रही थी। अब देखते हैं ईश्वरन क्या बोलता है आगे। ईश्वरन कहता है आगे कि आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। ईश्वरन अपने बारे में बता रहा है, तो ईश्वरन क्या कह रहा है कि आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। मैं उस समय छोटी क्लासों में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द वोल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप। और मैं भी छत के ऊपर से खड़ा होकर ये सारा का सारा जो हाथी ने जो ड्रामा क्रिएट किया था वो सारा का सारा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट कम ओवर मी सडनली। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरे माइंड में अचानक से ये क्या आ गया था। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. अब ईश्वरन देखो अपनी ब्रेवरी के किस्से सुना रहे हैं, काल्पनिक किस्से सुनाएगा ये हमको पता है। देखो अब क्या कहता है वो कि आई ग्रेब्ड का मतलब था छीन लेना, GRABBED। ग्रेब्ड का मतलब होता है छीन लेना। एक केन का मतलब बच्चों यहाँ पर स्टिक से होगा, स्टिक का मतलब वो छड़ी, ठीक है। फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द टीचर्स एंड रन डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब था सीढ़ियाँ, STAIRS, स्टेयर्स का मतलब हो गया सीढ़ियाँ।
एंड इनटू द ओपन द एलिफेंट, सॉरी हाँ सही जा रहे हैं अपन, इनटू द ओपन। तो मैं इस लाइन का अर्थ कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि आई ग्रेप्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। अचानक से मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने कोई अध्यापक के हाथ से एक छड़ी जो थी उसको छीना और मैं सीढ़ियों से नीचे आ गया, खुले मैदान में आ गया था। ओपन का मतलब यहाँ पर ग्राउंड से होगा स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ कि अचानक से मेरे दिमाग में पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने टीचर्स के हाथ से वो छड़ी को है ग्रैब्ड किया, छीना और मैं सीढ़ियों से होता हुआ नीचे उस ग्राउंड में आ गया था। द एलिफेंट ग्राउंटेड एंड मेंसिंगली स्वेंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। मेंसिंगली का मतलब यहीं पे वही है कि जो धमकी, एक तरीके से देखो जानवरों के भी एक्सप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट्स। जानवर किस तरीके से देखते हैं अपन को पता चल जाता है। एक कोई पागल कुत्ता भी होगा ना तो उसके पास से अपन गुजरेंगे या फिर दूर से भी देखेंगे तो अपन को ये थोड़ा इंट्यूशन हो जाएगा, थोड़े मतलब कि अंदेशा हो जाएगा नहीं ये खतरा है यहाँ पर। तो मेंसिंगली का मतलब होता है कि हाथी जो पागल हो गया था उसके एक्सप्रेशंस के लिए वर्ड यूज में लिया गया है। ठीक है, अब मैं इस लाइन का अर्थ कर देती हूँ कि द एलिफेंट ग्राउंटेड एंड मेंसिंगली स्वेंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। जो हाथी जो था वो बड़े ही पागलपन और बड़ी ही मतलब गुस्से से क्या है कि वो देख रहा था और उसने अपनी सूंड के अंदर जो है वो एक जो पेड़ है उसकी जो टहनी को पकड़ रखा था। ट्रंक का मतलब सूंड से होता है। इट स्टैम्प्स इट फीट किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। फिर अचानक से उसने जो अपना पैर है वो धरती के ऊपर मारा और धरती पे ऊपर मारते ही उसका पैर बहुत सी जो धूल थी वो उड़ी, गुब्बार के रूप में उड़ी। आप लोग सीन देख सकते हो जैसे तमिल मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वही का वही सारा सीन उसने एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को कि क्या होता है ना कि जैसे वो ग्राउंड में आया तो ईश्वर ने क्या बताया कि हाथी ने क्या है कि अपनी सूंड के अंदर एक पेड़ की जो है वो शाखा पकड़ रखी थी और वो बड़े ही मतलब कि मुझे मतलब कि धमकी भरी तरीके से या फिर बड़ी घूर कर वो मुझे अजीब तरीके से देख रहा था। अचानक से उसने मुझको देख कर जो है अपना एक पैर धरती के ऊपर मारा और बहुत सी जो मिट्टी थी वो धूल का गुब्बार जो था वो उस स्थान से उड़ा। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये तो बड़ा ही भयानक सा दृश्य नजर आ रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग यानी कि बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं भी धीरे से हल्के से उसकी तरफ उसकी ओर आगे बढ़ा। अब भाई ईश्वरन खुद को हीरो साबित कर रहा है ना, तो क्या कह रहा है कि बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे से आगे की ओर बढ़ा। स्टिक इन हैंड्स यानी कि हाथ में स्टिक लिए हुए, तो बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, लेकिन मैं अपने हाथ में छड़ी लिए हुए धीरे से इसकी ओर आगे बढ़ा। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप। हाउस टॉप मतलब वही टेरिस से होगा, रूफ टॉप से होगा, ठीक है ना। हिप्नोटाइज्ड का मतलब था सम्मोहित हो जाना। किसी एक चीज़ को अपन देखते हैं तो क्या है अपन हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। अपन क्या है उस चीज़ को क्या करते हैं स्टेयर करते हैं कई देर तक, है ना। तो वही चीज़ है हिप्नोटाइज्ड का मतलब सम्मोहित होकर देखना। सीन का मतलब सिनेरियो जो भी वहाँ पर क्रिएट हो रहा था इन दोनों के बीच में। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप। जो आसपास के जो लोग थे वो ये सारा का सारा दृश्य जो थे बड़े ही सम्मोहित तरीके से अपनी घरों की छतों से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। वो जो हाथी था उसने अपनी जो गुस्से से जो भरी उसकी लाल आंखें थी उसने मेरी तरफ घूरा और वो मुझको मारने के लिए आगे बढ़ा। इट लिफ्ट इट्स ट्रंक एंड ट्रम्प्ड लाउडली। ट्रम्प्ड का मतलब जोर से चिंगाड़ना। इट्स लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अचानक से अपनी सूंड को ऊंचा उठाया एंड ट्रम्प्ड लाउडली, और जोर से वो चिंगाड़ा बोला। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। उस मोमेंट में, उस क्षण में मैं आगे बढ़ा। आई मूव फॉरवर्ड का मतलब था आगे बढ़ा, मोमेंट का मतलब क्षण। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टर्ड ऑल माई फोर्स। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स का मतलब था मेरी सारी की सारी शक्ति जो थी वो इकट्ठी कर ली। MUSTERING ऑल माई फोर्स। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स का मतलब था सारी की सारी शक्ति जो थी वो मैंने इकट्ठी कर ली थी। वेट इट्स थर्ड टॉयनेल ऑन द क्विक। टॉयनेल TOENAL, टॉयनेल का मतलब था पैर का जो अंगूठा होता है ना उसके लिए, ठीक है ना। थर्ड यानी कि तीसरा। अब देखो मैं इसका अर्थ कर देती हूँ सभी का साथ में। आई मूव्ड फॉरवर्ड इट एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। मैं अपनी सारी की सारी शक्ति इकट्ठी करके उसकी ओर आगे बढ़ा। मैं भी कम नहीं था, अगर वो मुझे डरा रहा है तो मैं भी क्या है कि निडर होकर उसकी तरफ जितनी मेरी फोर्स थी, जितनी मेरी ताकत थी, उसको लेकर मैं उसकी ओर आगे बढ़ा। वेट इट्स थर्ड टॉयनेल ऑन द क्विक।
वैक्ट का मतलब प्रहार कर देना, और मैंने सारी की सारी शक्ति इकट्ठी करके उस हाथी का जो पैर था, उसकी थर्ड जो उसका टो नेल था, वहाँ पर बड़ी शीघ्रता से मैंने प्रहार कर दिया था। हो सकता है कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, पर ईश्वरन के साथ होता है और होगा भाई। स्टोरी में इमेजिनेशन चलती है, इमेजिनेशन में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब देखते हैं, आगे बढ़ लेते हैं कि द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर ए मोमेंट। जो हाथी तो था वो मतलब कि बहुत चक्का सा रह गया, स्टंट का मतलब बहुत चक्का सा रह जाना। हाथी जो था अब इस प्रहार से वो एक तरीके से बहुत चक्का सा रह गया था कुछ क्षण के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट। फिर जो वो सर से लेके पैर तक कांपा। शिवर्ड, SHIVERD, शिवर्ड का मतलब कांपना, ठीक है ना। एंड कोलैप्स्ड, COLLAPSED, कोलैप्स्ड का मतलब था धाराशायी हो जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अर्थ कर देती हूँ कि द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर ए मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स। वो हाथी जो था इस प्रहार से थोड़ी देर तो क्या है कि वो मतलब भौचक्का सा रह गया था, फिर अचानक से वो सर से लेके पैर तक कांपा और वो जमीन पर गिरकर नष्ट हो गया था। आई ना स्टोरी ध्यान में स्टूडेंट्स। आज मैं इस स्टोरी को यहाँ तक ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी, कोलैप्स तक मैंने इस स्टोरी को रीड किया है। बाकी और जो कुछ है आप इस स्टोरी को रीड करके देख लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं इस स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी। इसका थर्ड पार्ट मैं आज अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग इस स्टोरी को ढंग से पढ़ना, वर्ड मीनिंग्स को देख लेना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम आप मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हो स्कूल के अंदर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर दोबारा से चर्चा करेंगे।